नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना उत्तर प्रदेश में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में बात करेंगे यूपी की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे शाहजहांपुर की खबर के साथ में, जहां पर एआईटी ग्लोबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। एआईटी ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च ने अभियान चलाया है। ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च की ओर से डिजिटल एम्पावरमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी मिशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लड़कियों की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की गई। दरअसल आईआईटी ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च लगातार लड़कियों को सशक्त बनाने पर काम कर रहा है। आईटी एक्सपर्ट काजी मोहम्मद आमिर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लड़कियों को सशक्त बना रहे हैं। उन्हें स्वरोजगार और एडवांस करियर ट्रैक अपनाने के लिए जानकारी देते हुए भी वे नजर आए। साथ ही साइबर क्राइम से बचने को लेकर भी जागरूक किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर लड़की का अपना बैंक अकाउंट, लैपटॉप या स्मार्टफोन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि होना चाहिए। अपनी पढ़ाई के साथ साथ किसी भी स्किल को सीखकर एक्सपर्ट बनना चाहिए। इस दौरान काजी आमिर ने एआईटी ग्लोबल संस्था के द्वारा लड़कियों के लिए चलाए जा रहे साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल एम्पावरमेंट के फ्री कोर्सेज की भी जानकारी दी है। इस मौके पर नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर शाइस्ता नसीम समेत कई लोग मौजूद रहे। तो इस सीरीज़ में जो हमारा आज प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम ये था कि डिजिटल एम्पावरमेंट एंड साइबर सेफ गर्ल। क्योंकि गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आज हर चीज़ जो है डिजिटल हो रही है, हर प्लेटफॉर्म डिजिटल हो रहा है। आज हम ग्लोबलाइज सिस्टम यानी कि वर्ल्ड लेवल पर हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। आज गर्ल लर्निंग फ्रॉम होम हो रही है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, जॉब फ्रॉम होम हो रहा है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं कोरोना आने के बाद और हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, तो ऐस कंडीशन के अंदर बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि हम इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, हम अपने समय का कैसे सदुपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा अगर 4 से 4.5 घंटे अपने मोबाइल पर लगाता है, तो 70 साल की उम्र में वो साल में 1400 से 1500 घंटे खर्च करता है, और तकरीबन एक साल में 70 साल की उम्र में वो 1,02,000 घंटे खर्च करता है। यानी कि 12 साल तकरीबन वो अपने मोबाइल पे इस वक्त में सर्फ कर रहा है। तो इस कंडीशन में इसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये हमने इसको बताया कि इन अपॉर्चुनिटीज़ का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि हम वक्त ज़्यादा लगा रहे हैं, कोरोना के टाइम में लोगों ने अपने टाइम को ज़्यादा लगाया और हर वक्त आदमी उस पर जुड़ा रहता है मोबाइल से या अपने डिजिटल गैजेट्स के साथ, तो उसमें बहुत से साइबर अटैक्स हो रहे हैं और बच्चों का या लोगों का हैक और क्रैकिंग की जा रही। तो उससे हम अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे सेफ रख सकते हैं, कैसे अपने को बचा सकते हैं, कैसे खुद जागरूक रह सकते हैं, कैसे दूसरों को जागरूक कर सकते हैं। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम लर्निंग भी कर रहे हैं, हम घर बैठे लर्निंग भी कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने बच्चों को बताई, जिसका फ़ायदा इंसान को उठाना चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए। ये हमारा मकसद है, डिजिटल पावर का इस्तेमाल अपने खुद सेल्फ रिलायंस के लिए करना चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। यूक्रेन में हर जगह तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इन सब के बीच ऑपरेशन गंगा ने सबका दिल जीत लिया है। यूक्रेन से भारतीय छात्रों और भारतीय नागरिकों की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। ऑपरेशन गंगा की हर कोई तारीफ कर रहा है। इसी कड़ी में पोलैंड से लास्ट फ्लाइट C-17 ग्लोब मास्टर करीब 200 भारतीय छात्रों को लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचा। छात्रों के साथ केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद थे। छात्रों के साथ हरजोत सिंह भी मौजूद थे, जो यूक्रेन में गोली लगने के बाद घायल हुए थे। मुझे लगता नहीं कि कोई पोलैंड आएगा, लेकिन अगर इक्का दुक्का कोई आता है उसका बंदोबस्त करते हैं। तो अभी आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या बातचीत हो रही है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात करी है पुतिन से भी, और अब देखिए क्या बात की मुझे नहीं पता, मैं तो सवेरे बांदा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक बुजुर्ग अधिकारियों के सामने पेंशन के लिए गुहार लगा रहा है। आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि जो बुजुर्ग पेंशन के लिए गुहार लगा रहा है, उसे कागजों पर विभाग ने मृत घोषित कर दिया है। और अब कार्रवाई की बात जरूर की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर कागजों पर जिंदा इंसान को मृत घोषित किया तो फिर क्यों किया गया, और फिर इससे पहले आखिर इस योजना का लाभ इतने समय तक
कौन ले रहा था? तो बांदा से यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग पेंशन के लिए अधिकारियों के सामने गुहार लगा रहा है और इस बुजुर्ग को समाज कल्याण विभाग ने कागजों पर मृत घोषित कर दिया है। बुजुर्ग अब लाठी डंडों के सहारे अधिकारियों की चौखट पर पहुंचकर यह गुहार लगा रहा है कि उसे पेंशन दी जाए। साथ ही बुजुर्ग ने डीएम ऑफिस पहुंचकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। बुजुर्ग ने बताया कि वो पिछले 6 महीने से पेंशन के लिए दफ्तर के चक्कर काट रहा है। पैसा नहीं मिल रहा, क्या हुआ है? पैसा क्यों नहीं मिल रहा? मृत दिखा दिया है। आए? मर गया है। कौन मर गया है? मुझका कहा थी। तुमका खाते मर गया है? हाँ। अच्छा, कितने दिन से परेशान हो? मैं परेशान हूँ आषाढ़ से। आषाढ़ से? हाँ। 6-7 महीने हुई गए। हाँ। वहीं सिद्धार्थ नगर में निर्माणाधीन सरकारी भवन का छज्जा टूट गया। इस हादसे में 2 मजदूर घायल हुए हैं। आरोप ठेकेदार पर लग रहे हैं। आरोप ये कि जो निर्माण कार्य हुआ है उसकी गुणवत्ता सही नहीं थी, जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो ठीक नहीं था। तो सिद्धार्थ नगर में निर्माणाधीन सरकारी भवन का छज्जा टूट गया। इस हादसे में 2 मजदूर घायल हो गए हैं। दरअसल डुमरियागंज तहसील परिसर में सरकारी भवन बनाया जा रहा है। आरोप है कि ठेकेदार ने उच्च गुणवत्ता का मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया है और लापरवाही बरती है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त मजदूर छज्जे पर काम कर रहे थे। अचानक छज्जा टूट जाने की वजह से मजदूर नीचे गिरकर घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं एसडीएम ने ठेकेदार और मुंशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। मिस्त्री का काम कर रहे थे और छज्जी टूट गया, जीना वाला जोड़ते जोड़ते नीचे चले आया। और क्या, अरे जोराई हो रहा था छज्जे पे, 2 आदमी जोड़ रहे थे। अच्छे के काम कैसे टूट के गिर गए? जोराई हो रहा था तो 2 आदमी जोड़ रहे थे। छज्जा डाला हुआ था, टूट कर गिरा हुआ। 2 आदमी नीचे गिरे, छुटा गया। हम इसके आज से पहले भी एसडीएम डुमरियागंज थे त्रिभुवन जी, उनसे मैंने शिकायत किया था बतौर अध्यक्ष डुमरियागंज बार एसोसिएशन। मैंने शिकायत किया था कि जो ये बिल्डिंग यहाँ बन रही है या तहसील भवन बन रहा है इसमें गुणवत्ता बहुत ख़राब है। लेकिन एसडीएम डुमरियागंज ने कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं है, नीचे बन रहा है, ऊपर की कोई बात नहीं। नीचे जो कच्चा ईंटा लग रहा था एकदम सेम ईंटा लगा हुआ है, उस पर मैंने कहा कि ये सब रोकिए। तहसील में तहसीलदार के नाक के नीचे जब डुप्लीकेट काम हो रहा है तो कहाँ ये रुकेगा, ये कैसे काम होगा? अगर ऊपर यही सब काम होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तब उन्होंने उसमें जो है एसडीएम डुमरियागंज त्रिभुवन जी ने कोई ध्यान नहीं दिया था उस समय। तो हम भी चुप हो गए कि भाई जब यहाँ का एसडीएम नहीं बोल रहा है, तहसीलदार नहीं बोल रहा है, तो भाई हम बतौर अध्यक्ष क्या करेंगे अकेले? हम भी चुप हो गए। हमने कहा बनने दीजिए। और उसकी ये परिणाम रहा कि आज जो है डुमरियागंज में ये छज्जा जो है से 2 लेबर बेचारे घायल हो गए और घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया है। ये बहुत बड़ी घटना है, इसका जो है जांच कराया जाए। हम अभी मैं मौके पे आया हूँ और यहाँ 2 मजदूर घायल हुए हैं जिनको भर्ती कराया गया है और तत्काल हमारे द्वारा जो है एफआईआर कराया जा रहा है मुंशी के और ठेकेदार के खिलाफ। यूपी में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब इंतजार 10 मार्च का है। 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी और इसके साथ ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर यूपी की जनता को पसंद कौन है। बात कन्नौज की करें तो कन्नौज में भी मतगणना को लेकर पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। मतगणना से पहले कानपुर जोन के आईजी जायजा लेने के लिए कन्नौज पहुंचे। बता दें कि कन्नौज के नवीन मंडी परिसर में वोटों की गिनती होनी है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। वहीं झांसी में जुआरियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते नौबत फायरिंग तक पहुंच गई। आपको बता दें कि गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जुआरियों के आपसी झगड़े में चली गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मामला
सकरार थाना इलाके के खिसनी बुजुर्ग गांव का है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक जुआरियों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद एक शख्स ने फायरिंग कर दी। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के निवाड़ी के रहने वाले राजू के रूप में हुई है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव फिरोजाबाद में एक स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि पूर्वांचल से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस दौरान रामगोपाल यादव ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है, लेकिन प्राइवेट और सरकारी स्कूल की फीस में असमानता है। अगर प्राइवेट स्कूल फीस कम कर दें तो मिडिल क्लास और गरीबों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा पा सकते हैं। साथ ही उन्होंने सपा सरकार बनने पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की भी बात कही है। जहाँ मोदी जी 3 दिन पड़े रहे, 4 दिन पूरा उत्तर प्रदेश पड़ी रही, बनारस की सारी सीटें अभी तक हम जीत रहे हैं। और तो छोड़िए, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, कहीं बीजेपी का खाता नहीं खोलने जा रहा। चंदौली। आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि गुंडा राज और परिवारवाद के खिलाफ लोग निकलें और वो ये बहुत पुरानी बात हो गई। जनता ने की बातों की जनता ने नकार दिया तो हमसे क्या पूछ रहे हैं। आपने एक पत्र लिखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, क्या आशंका है आपको धांधली की या क्या आरोप है? आशंका नहीं, अपने लोगों को बताया, जानकारी दी है कि ये अलर्ट रहें, क्योंकि बिहार में ऐसा हो चुका है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा होने नहीं देगी, अधिकारी भी नहीं करेंगे। जैसा कि देखा जाए कि अब 6 बजे के बाद एग्जिट पोल आने चालू हो जाएंगे, समाजवादी की पार्टी की तरफ से आपके एग्जिट पोल क्या होंगे? मैं कोई एग्जिट पोल नहीं देता हूं। मैं तो अब वास्तविक तो पोल 10 तारीख को 9 बजे आप सुनिएगा, वही असली पोल शुरू हो जाएगा। अभी तो आप जानते हैं एग्जिट पोल डॉक्टर्ड होते हैं, सब पूछे जाते हैं ऊपर से कि बताओ तुम्हारा चैनल कितना दे रहा है, कितना दे रहा है, और जो पूछा उसी यहाँ तक IB वालों से कहा जाता है कि नहीं ये नहीं, इसमें सुधारिए, ऐसा दिखाइए। महू के से आपके जो पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने एक बात कही कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की। हमारी पार्टी के विधायक नहीं, उम्मीदवार नहीं है वो। उन्होंने मंच से कहा वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नहीं है। ये क्यों नहीं तुम कहते हो? किस पार्टी के उम्मीदवार है? समाजवादी पार्टी का मऊ प्रॉपर से कोई उम्मीदवार नहीं है। वो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार हैं, संगठन के हो सकते हैं, हमारे उम्मीदवार नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि कहा होगा। अच्छा, तो कोई जो चाहे जो रास्ता चलता है वो आदमी कह सकता है। तो हमको वहीं कन्नौज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक छात्रा जिसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई, वो पिछले 3 दिनों से थाने के चक्कर काट रही है और अब उसने SP के सामने इंसाफ की गुहार लगाई है। सवाल ये कि आखिर इस छात्रा को इंसाफ कब मिलेगा? मामला इंदरगढ़ थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक छात्रा ट्यूशन जा रही थी। इसी दौरान कुछ बदमाशों ने उसके साथ बदसलूकी की और फिर उसे जबरन उठाकर खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन छात्रा की चीख सुनकर लोग उसे बचाने दौड़े। लोगों को आता देख बदमाश फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 26 तारीख को सुबह कोचिंग जा रहे थे 7 बजे। तो लड़के तीन लड़के थे, उन लोगों ने हमें पीछे से घेर लिया, पकड़ लिया ज़बरदस्ती। विशाल और दीपू और मोहित, ये लोग हमें घसीट के ले जा रहे थे। सुनसान जगह देख के हमें खेतों की तरफ घसीटने लगे। हमारे साथ उल जलूल हरकतें करने लगे, हमें घसीटने लगे। तो हम घर में जैसे छूट के घर में आए। हमसे कहने लगे अगर घर वालों को बताया तो जान से तुम्हें मारा, तुम्हारे घर वालों को मार देंगे जान से। तो हम 2 दिन तक बताए नहीं घर वालों को। फिर बाद में अपने घर वालों को हमने बताया। बाद में घर वालों को जब बताया तो उन लोगों ने गाली गलौज करने लगे और उल्टा हम ही लोगों पर लड़ाई दंगा करने लगे हम ही लोगों से। वहीं कन्नौज के गुड़सहायगंज में शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वित्त विहीन शिक्षकों का मुद्दा उठा। साथ ही साथ ये मांग की गई कि जो सुविधाएं हैं वो बढ़नी चाहिए। तो कन्नौज के गुड़सहायगंज में शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय शैक्षणिक संगठन ने वित्त विहीन शिक्षकों का मुद्दा उठाया और सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष आकाश अग्रवाल ने कहा कि वे
वेतनविहीन शिक्षकों और स्कूलों की समस्याओं को सरकार के सामने रखेंगे। सपा की सरकार आती है तो उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये दिया है कि 5,000 रुपये प्रत्येक शिक्षक को अतिरिक्त सहायता दी जाएगी महीने की। तो हमारी सरकार से मांग ये रहेगी कि आपका जो घोषणा पत्र है उसे तत्काल लागू किया जाए और हमारा जो वित्तहीन शिक्षक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसे मान दें। देखिए, यदि सरकार अपने वादों को, घोषणा पत्र को पूरा नहीं करेगी तो उसके लिए आंदोलन चलाया जाएगा और सरकार उसके लिए खुद जिम्मेदार होगी। संघर्ष के द्वारा हम अपना मानदेय प्राप्त करेंगे, चाहे भाजपा चुन के आए, चाहे सपा चुन के आए, हमें संघर्ष करना है और संघर्ष के आधार पे ही जो 1971 में शिक्षकों ने वेतन लिया था, पेंशन ली थी, वह हम दोबारा प्राप्त करेंगे संघर्ष के द्वारा। आप निर्दल एमएलसी हैं, क्या किसी नेता से बात हुई है, किसी पार्टी के दल से नेता से बात हुई? देखिए, मैं निर्दलीय हूं और जो सरकार सत्ता में होती है, चाहे समाजवादी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हमें अपने वित्तहीन विद्यालय के शिक्षकों की और स्कूलों का पक्ष रखना होता है। उसका जो शोषण हो रहा होता है उसके विरोध में वह शोषण ना हो उसका प्रयास होता है। अब जो भी सरकार चुनेगी मानदेय देगी, ये हमारा प्रयास है। चुनाव के दौरान बात हुई इन समस्याओं को लेकर, किसी तरह से बात हुई? हमारा हमेशा से ही हमने सबसे कहा है आप मानदेय दो। मेरी जब भाजपा की सरकार थी तो मुख्यमंत्री जी से भी हमने मांग करी कि हमारे शिक्षकों को मानदेय दे, आर्थिक सहयोग दे। जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, जो उप शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जी थे, उनसे भी हमने मांग करी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।